आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है नीरज कुमार वर्मा और जैसा कि आपको पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 9th और 11th दोनों के सब्जेक्ट से है। ठीक है, दोनों में टॉपिक हैं 9th और 11 में। अब हम बात करते हैं, अगर हम पिछले वीडियो की आप देखें तो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका जो वेग है, चाल है, त्वरण है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि वेग क्या होता है, चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके क्वांटिटीज हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें त्वरण को आपको पता है इसे प्रदर्शित करते हैं, समय को t से लिखते हैं, दूरी को s से लिखते हैं और वेग को u और v दोनों से लिखते हैं, जहां u आपका होता है प्रारंभिक वेग और v क्या होता है, अंतिम वेग होता है। तो हमने बताया था कि गति के 3 समीकरण होते हैं। ठीक है, गति के कितने समीकरण होते हैं? गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला आपका होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा आपका होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और आपका जो तीसरा इक्वेशन होता है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2as। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो 3 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, इसमें इन्हीं क्वांटिटी का यूज किया गया है। इन्हीं जो ये 5 क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं का यूज किया गया है। मतलब क्या है? त्वरण का, समय का, सेकेंड का, तो त्वरण, समय और ये दूरी और एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग, इन्हीं का यूज किया गया है। मतलब क्या है? इन्हीं के आधार पर ये हमने 3 इक्वेशन डिफाइन किए हैं। इसमें प्रत्येक इक्वेशन आप देखेंगे तो 4-4 क्वांटिटी लिया गया है। पहले में देखिए तो पहला में क्या है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है और त्वरण और समय है। अगर बात करें दूसरे में, तो दूसरे में आप देखेंगे कि क्या है, विस्थापन, यानी इसको दूरी भी कह सकते हैं, और फिर ये आपका क्या है, प्रारंभिक वेग, समय, फिर त्वरण है। ठीक है, अगर चौथे में आप तीसरे में देखेंगे तो इसमें भी क्या है, अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है और एक त्वरण है और क्या है, दूरी है। तो प्रत्येक इक्वेशन में 4-4 क्वांटिटी दिया गया है। अब हम आज बात करें कि आज हम प्रूव करेंगे इन्हीं इक्वेशनों को कि ये इक्वेशन कहाँ से आए हैं। तो आज बस हम प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करके दिखाएंगे पहले इक्वेशन को। ठीक है, गति का जो प्रथम समीकरण है वो कहाँ से आया, वो कैसे आया है। ठीक है, तो अगर बात करें गति के प्रथम समीकरण का, तो ये आपको पता है क्या है, v बराबर u प्लस at। हम कहें कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, कोई ये वस्तु है जो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है, t समय बाद वस्तु का वेग भी हो जाता है। ठीक है, अब समझिए कि कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u से चलना क्या करती है, प्रारंभ करती है, और तीसरा बात देखा गया कि जो वस्तु का वेग है वो कितना हो गया, v हो गया। तो इसको आप एक पढ़े त्वरण, तो आपने त्वरण को देखा क्या था कि त्वरण कहते किसे हैं, तो आपको पता है त्वरण जो वेग में परिवर्तन का दर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो अगर आप इसी को देखें तो त्वरण और होता है वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल मतलब क्या है
अगर आप देखें तो पहले वस्तु का वेग कितना था, u था, और बाद में वस्तु का वेग क्या हो गया, v हो गया। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। अगर हमने कहा कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, वस्तु का प्रारंभिक वेग वो क्या है, u है। t समय बाद वस्तु का वेग एक क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग कितना u है और t समय बाद उसका वेग कितना हो गया, v हो गया। तो अगर इसी को आप यहाँ पर रखेंगे तो आपको पता है त्वरण को हमने लिखा है किससे, a से हम लोग लिखते हैं वेग में परिवर्तन। मतलब क्या है, अगर हम कहें कि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग यानी पहले 4 था और बाद में कितना हो गया, 6 हो गया, तो आप देखेंगे परिवर्तन कितने का हो गया, तो 6 माइनस कितना, 4। मतलब वेग में परिवर्तन क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग की अगर बात करें ना तो अंतिम वेग कितना है अपना, v है, और प्रारंभिक वेग कितना है, u। तो क्या आ जाएगा, v माइनस u बटे में समय अंतराल। तो कितना टाइम लगा, u से v होने के लिए टाइम कितना लगा, t लगा, है ना। u से v होने के लिए टाइम आपको लग गया कितना, t। तो बटे में क्या आ जाएगा, t। और जब आप इसी को सॉल्व करेंगे ना, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा a इंटू टी और v माइनस u। अब एक बात देखिए यहाँ पर, अब इसको हम अगर पक्षांतर कर लेना तो आपका जो इक्वेशन आएगा क्या हो जाएगा, अगर हमने कहा कि u को हम इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, 80 प्लस u इक्वल टू कितना, v। अब इसको हम सही से अगर लिख लें तो लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस 80। तो इस तरह से आपका जो पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस 80, यहाँ पर आपको प्रूफ हो गया। यानी इस तरह से आप पहले इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा देखिए ध्यान से। तो देखिए कोई वस्तु है, आपको पता है जब प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, जब वस्तु चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब वस्तु चलना स्टार्ट करता है ना तो वह उसका क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है। जैसे हमने किसी चीज को फेंका तो जिस वेग से हमने फेंका वह उसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। जैसे आप सपोज कीजिए कि किसी वस्तु को हम ऐसे पकड़े हुए हैं, है ना, पकड़े हुए हैं, अब इसको हम छोड़ रहे हैं, तो ये पकड़े हुए तो मतलब चलना, जब इसको हमने छोड़ा तो इस समय इसका जो वेग होगा ना वो कितना होगा, 0, ठीक है। याद रखिएगा जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है तो उस समय उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब किसी वस्तु को इस तरह से आप थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो उस समय उसका वेग कुछ और होगा, 0 नहीं होगा। जब आप छोड़ेंगे स्वतंत्र पूर्वक तो वेग क्या होगा, 0 होगा। अन्यथा जब भी आप कोई भी फोर्स लगा करके फेंकते हैं तो उस समय उसका वेग क्या होगा, आप जितने फोर्स से फेंके हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका वेग होगा, ठीक है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, u। अब क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर किसी वस्तु को आप छोड़ते हैं तो उसमें वेग कितना, 0 है। लेकिन आप देखेंगे जैसे वस्तु नीचे आएगी ना उस समय उसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो वस्तु t समय बाद, अगर आप बाइक ही चला रहे हैं, ठीक है, तो पहले आप u वेग से बाइक चलाएं, लेकिन जब t समय बाद आप देखें तो वस्तु का एक्सीलरेटर लिए, मतलब एक्सीलरेटर को बताना है क्या, थर्ड एक्सीलरेटर लेना, मतलब क्या, एक्सीलरेशन। देखिए थर्ड का जो इंग्लिश नेम है ना, इंग्लिश में उसको कहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। उसी एक्सीलरेशन से बना है एक्सीलेटर। तो जब आप बाइक का एक्सीलेटर लेते हैं मतलब क्या, उसके त्वरण में परिवर्तन करते हैं। एक्सीलेटर लेने का मतलब क्या होता है, त्वरण में परिवर्तन करना, ठीक है। वो दो तरह के होते हैं, हमने इसको पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि त्वरण दो तरह के होते हैं, एक होता है धनात्मक त्वरण और एक होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब किसी वस्तु के वेग में लगातार वृद्धि होती है ना तो उसे हम लोग बोलते हैं धनात्मक त्वरण। और इसके विपरीत जब किसी वस्तु के वेग में लगातार क्या होती है, कमी होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। अब वृद्धि का मतलब क्या है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं तो लगातार उसके एक्सीलरेटर को बढ़ा रहे हैं, मतलब उसकी स्पीड क्या होगी, लगातार बढ़ेगी, तो वहां जो त्वरण काम करेगा वो करेगा धनात्मक त्वरण, ठीक है। और जब किसी वस्तु, अब बाइक की बात करें तो अगर बाइक आप चला रहे हैं और रास्ते में कोई आ गया अचानक से, तो आप क्या करेंगे, ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक लेंगे तो उसके त्वरण में क्या होगी, कमी होगी, मतलब उसके वेग में क्या होगी, कमी होगी, यानी वहां जो त्वरण काम करेगा वो करेगा ऋणात्मक त्वरण। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो प्रारंभिक वेग कितना है, u है, t समय बाद वेग कितना हो गया, v हो गया। अब
आपको पता है त्वरण का डिफिनेशन क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो दर शब्द का मतलब क्या होता है? टाइम के सापेक्ष, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है ना, वही दर में उसी को हम रेट बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ब्याज होता है ना, ब्याज, तो समय के साथ कितना ब्याज आप ले रहे हैं, ठीक है, वही दर होता है उस तरह से। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा? समय अंतराल। अब बात करते हैं वेग में परिवर्तन का। तो पहले वेग कितना था? u था, बाद में कितना हो गया? v हो गया। तो मतलब क्या है? पहले तो u था, हमने कहा पहले अगर 4 है, पहले हमने कहा कि 4 है, बाद में कितना हो गया? 6 हो गया। तो आप देखेंगे कितना चेंज हुआ, तो 6 में से 4 को घटाएंगे, मतलब क्या है? 2 का कमी हुआ, यानी 2 का वृद्धि हुआ। ठीक है, यानी यही होता है वेग में परिवर्तन। तो ये होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अब अंतिम वेग कितना है? v है, प्रारंभिक वेग कितना है? u है, बट्टे में क्या हो जाएगा? t, यानी समय अंतराल कितने टाइम में? तो t टाइम बाद लग रहा है, यानी समय अंतराल t लग रहा है चेंज होने में। अब आपको पता है जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जब t में होगा तो हो जाएगा at, फिर इधर v माइनस e हो जाएगा। अब इसको हम सही क्रम में अगर लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं v बराबर u प्लस at। ठीक है, तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर आप इसे समझ गए, ठीक है, तो इसको अपने और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए ताकि वो भी इसका कुछ लाभ उठा सके। ठीक है, तो अगले हम वीडियो में प्रूव करेंगे कि गति का दूसरा इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।